नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर और आज के प्रमुख राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मेंस जब हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था लोक निजी भागीदारी क्या है। ठीक है, ये पेपर थी का पार्ट 2 पवेड वाला सेक्शन में आया था 2 नंबर में, लेकिन इसे हम 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि इस चीज को आप रिलेट कर पाए सिलेबस से। ठीक है, देखिए, टूना डेकरा टर्मिनल गुजरात, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में करीब 4,500 करोड़ की परियोजना का ये टर्मिनल का शिलान्यास किया और इसे पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, यहीं से हमारा मेन से कंटेंट शुरू होता है। ठीक है, तो डूना टेकरा टर्मिनल टर्मिनल कहाँ है? गुजरात में। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं पीपीपी मॉडल क्या है। ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें मैं एक इनोवेशन भी कर देता हूँ। यहाँ पास आप ऐसा लिख दीजिए पब्लिक, ठीक है, यहाँ पास लिख दीजिए आप प्राइवेट, और यहाँ पास एक ऐसा करके पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा करके भी आप इनोवेशन कर सकते हैं आंसर लिखते टाइम। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको डिफाइन कर दीजिए पीपीपी आखिर है क्या। ठीक है, पीपीपी एक सार्वजनिक आधारित अवसंरचना परियोजना के लिए एक वित्तीय मॉडल है। ठीक है, इसके माध्यम से हम अवसंरचना का विकास करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, पत्तन हो गया, सड़क हो गया, है ना, ये सारी चीजें इसका विकास किया जाता है। ठीक, इसे तो हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र के पास जो पैसा है उसे हम इन्वेस्ट करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होंगे? पहला ये कि निवेश है, परिचालन दक्षता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी है, इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की इफिशियंसी कम है, जब प्राइवेटाइजेशन आता है तो इफिशियंसी बढ़ती है ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो परिचालन दक्षता ये सब जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, देखिए, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या है, सर्विसेज और क्वालिटी इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ठीक है, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा, क्योंकि वित्त के कारण जो है गवर्नमेंट उस चीज को शुरू नहीं कर पा रही थी, तो अब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जा रहा है, तो जिसके कारण क्या है, बुनियादी ढांचा जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम मॉडर्नाइजेशन कर सकेंगे, आधुनिकीकरण कर सकेंगे। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कई सारे रेलवे स्टेशनों को क्या है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्हें एक जो हमारा रहता है, जैसे कि पोर्ट आप देखे होंगे, या एरोप्लेन जहाँ, या ये सारी चीजें हैं, तो वैसे ही उसको आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, और निजी क्षेत्र को भी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल रहा है इससे। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के वित्त तक पहुंच हो रहा है ना। और सरकार और निजी निवेशों के लिए लागत में कमी। ठीक है, क्योंकि अकेले ही स्टार्ट करेंगे तो सरकार के लिए भी बर्डन है और प्राइवेट सेक्टर के लिए बर्डन है। ठीक है, तो दोनों मिलके करेंगे तो क्या है, काम आसान हो जाएगा, खर्च कम होगा। ठीक है, लागत कम लगेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ लाभ हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है, वही चीज है जो लाभ है उपयोग में गिना दो। ठीक है, परियोजनाओं का वित्त पोषण करेंगे, निर्माण संचालन के लिए, है ना, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क हो गया आपका, आधारिक संरचना निर्माण में, ये सब में इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग मॉडल क्या है? देखिए, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आप उसे बनाइए, उसे ऑपरेट कीजिए, फिर उसको ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये एक हो गया। ऐसे कई सारे मॉडल हैं। एक मॉडल ये भी है कि आप बनाइए, फिर आपको जितना इन्वेस्टमेंट लगा है, खर्चा लगा है, उसे वसूल लीजिए, फिर आपका खर्चा वसूला गया तो फिर आप उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल है, हम इसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इसके मॉडल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BOT। ठीक है, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट। ठीक है, ये भी BOT ही है। ठीक है,
बिल्ट, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफर। पहले बनाएंगे, फिर ऑपरेट कीजिए, फिर लीज में दीजिए, फिर ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर, टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर, है ना। ये सारी चीजें जो है कम से कम 3-4 आपको याद होनी चाहिए मॉडल की क्या क्या होती है, ताकि आप उदाहरण में लिख सकें। जैसे मॉडल लिखिए ऐसा करके आगे अगर क्वेश्चन तो उसे आप लिख सकें। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखिए। मौजूदा अनुबंधों में विवाद हो जाता है कई बार, है ना। पैसा उन्होंने लगा दिया, गवर्नमेंट परियोजना शुरू ही नहीं कर रही है, तो उसमें लेट लतीफ़ी होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समस्या आती है भूमि अधिग्रहण, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि कोई भी परियोजना आप लगाएंगे तो जैसे रोड बनाएंगे आप, या पत्तन है, या सड़क है, रेलवे है, तो भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार लोगों को मुआवजा सही नहीं मिल पाता है, तो उससे संबंधित कई सारी चुनौतियां हैं। बट ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है फ्यूचर में हमारे लिए, है ना। अभी कई कंट्रीज में कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी कई सारी चीज़ें परियोजना इस चीज़ पे कर रही है, इस मॉडल पे। ठीक है, तो हमने पीपी मॉडल को समझा। अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे टूना डेकरा टर्मिनल गुजरात में। ठीक है, तो ये टर्मिनल जो है इसको हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभर सकता है। ठीक है, और यहीं से हम नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के पोतों का निर्माण, प्रबंधन, ये सारी चीजें हम करेंगे, प्रबंधन करेंगे हम। ठीक है, और यहीं से क्या है, भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारा, आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEEC, इसके जरिए हमारा व्यापार है उसका प्रवेश द्वार का काम करेगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारा के बारे में बताइए, है ना, ये यूपीएससी में ज़्यादा आता है। बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो मैं एक शॉर्ट में आपको टच कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है, कि हम सबसे पहले हम मैप को देखते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, मैप बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा गुजरात है, यहाँ पासपोर्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम दुबई चले जाएंगे, फिर इधर रियाद, यूएई, हाफिया, है ना। यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, तो ये कनेक्टिविटी जो है हमारे से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए उसका उद्देश्य क्या है। रेलवे ट्रैक, शिपिंग मार्ग के नेटवर्क के माध्यम से भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। ठीक, हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे, हम शिप मार्ग से जाएंगे। ठीक है, ये एक नेटवर्क बनाएंगे जिससे हमारा जो वेस्ट एशिया है, यूरोप है, उधर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, एक तरह से इसको बोल दिया जाए गति शक्ति, है ना। पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था, आप सभी जानते हैं। तो गति शक्ति एक तरह से अंतरराष्ट्रीयकरण है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और ये गलियारे जो हैं दो महाद्वीपों के बीच बेहतर संयोजन और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे, और जिससे क्या है, सतत विकास, समावेशी आर्थिक विकास, ये सब का जो है द्वार खुल जाएगा, बढ़ जाएगा, संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से मोटा मोटा हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये दिया है कि कौन सी क्या खाड़ी जुड़ने वाली है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा एक बंदरगाह है, इसको याद रख लीजिए। और इजराइल में भी क्या है, हाइफा बंदरगाह है ना। इजराइल काफी न्यूज में भी जान रहे हैं, उधर हमास धमाल चल रहा है। ठीक, तो इधर क्या है, आपको बंदरगाह को याद रख लीजिए, कौन सा बंदरगाह कहाँ है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कभी भी सीजीपीएससी पूछेगा, यूपीएससी में ऐसा पूछा जाता है जनरली। ठीक है, अब इसमें इस गलियारे में कौन से विकास पहले हैं। ठीक है, अगली पीढ़ी के बंदरगाह का निर्माण, शिप है जो हम लोग उद्देश्य में पढ़े हैं, मल्टी मॉडल, ये सब है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मत देखिए, ये आपके एग्जाम से मेरे को नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। बस आप इसको देखना है कि वही जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही इसके कई सारी पहल है ना। मल्टी मॉडल बनाएंगे, मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है, यहाँ पास आपका पोर्ट है, फिर यहाँ पास आपका क्या है, रेलवे ट्रैक है, फिर यहाँ से आपका सड़क है, तो कई सारे मोड्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। ठीक है, द्वीपीय विकास, है ना, जो भी आइलैंड्स है वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना, वहाँ पर समुद्री जलमार्ग, ये सारे का विकास करना है ना। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर
ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, है ना, मतलब एकदम एडवांस लेवल में बंदरगाह पोर्ट ये सब बनाना है, ऐसा कुछ कुछ है। ठीक। अच्छा, एक चीज और इसको याद रखिएगा, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कुछ क्रूज टर्मिनल 2022 में बनकर, सॉरी 2024 से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ है, तो ये कहाँ है, मुंबई में है। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है करंट हमारा, अंतर मंत्रालयी समूह का गठन। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्री, ये क्या है, मतलब कई सारे मिनिस्ट्री को मिला के एक समूह बना दिया गया है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए कोप एग्रीमेंट हुआ था, है ना, पेरिस समझौता, ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम। तो भारत ने वैश्विक जलवायु कार्यों में तेजी लाने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है ना, और ये 5 मुद्दों पे काम करेगा। शमन, अनुकूलन, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, ठीक है, शमन यानी मिटिगेशन, ठीक है, लॉस एंड डैमेज, ठीक है, जलवायु वित्त क्लाइमेट फंड, है ना, और पेरिस समझौता, इन पर हम बात करेंगे। ठीक। और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है शामिल है, तो इन्वायरमेंट तो होगा ही होगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक, पर्यावरण मंत्रालय डायरेक्ट बोल दो इसको। ठीक। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, आर्थिक मामलों के विभाग है ना, तो ये सभी क्या है इसके सदस्य बनाए गए हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, है ना। ठीक। अब है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। इसका आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कितने कैटेगरी में इसको दिया जाता है, 2 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन सा, स्वर्ण कमल और रजत कमल। कौन देता है इसको, राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार वहीदा रहमान जी को दिया गया है। किस लिए, इंडस्ट्री में अमूल्य योगदान के लिए। ठीक है, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये याद रखिएगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड एक अलग भी होता है। ठीक, उसे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस वर्ष किसे दिया गया है। ठीक, तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान जी को दिया गया है, याद रखना है इसको। ठीक है, देखिए स्वर्ण कमल विजेताओं को कितने पैसे मिलते हैं, बेस्ट फीचर फिल्म है उसे 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वहीदा रहमान जी को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, अब किसे क्या पुरस्कार मिला है ये हम देख लेते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा प्री के लिए, यहाँ के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म सरदार उद्धम रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन। ठीक, नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, है ना, ये एक नया चीज है, इसको याद रख सकते हैं। नरगिस दत्त अवार्ड जो कि राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके ये काम आएगा, और इफ़ एनी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।